नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक के आधार पे जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पर हम समास प्रकरण में साथियों हमने अव्ययी भाव समास का अध्ययन पूरा कर लिया है। क्रम से सारे सूत्रों का अध्ययन कर लिया, सारे उदाहरणों का अध्ययन कर लिया है। कौन सा उदाहरण किस सूत्र के अंतर्गत आया है, क्रम से हमने सारे अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद का अध्ययन कर रहे थे। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में साथियों हम द्वितीय तत्पुरुष समास तक का अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय तत्पुरुष के बाद तृतीय तत्पुरुष समास का हम अध्ययन कर रहे थे। तृतीय तत्पुरुष समास का जो सूत्र था साथियों हमने पढ़ाया था कर्तिकरणे कृता बहुलम, कि तृतीय तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जिस समास का प्रथम पद जो है तृतीय विभक्ति में होता है वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और इस तृतीय तत्पुरुष समास का जो सूत्र हमने पढ़ाया था इसके पहले कर्तिकरणे कृता बहुलम तक का हमने अध्ययन किया था। कर्तिकरणे कृता बहुलम कह रहा है कि जब तृतीय विभक्ति में कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो तो उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरित्रातः हरिरात्राता, नख भिन्ना नखई भिन्ना। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो सूत्र है साथियों हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आप अपने नोट्स और पेन को लेके बैठिए और साथ में ही बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या आप जो है 244 खोल लीजिए। पृष्ठ संख्या 244 पे ये सूत्र है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये सूत्र है पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई। पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र और सलक्षणई शब्द जहाँ जहाँ होते हैं और इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ कौन सा समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो आइए चलिए हम इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। इस सूत्र को पहले हम लिख देते हैं। ये सूत्र हमारा क्या है, पूर्व सादृश समानार्थ समास विचार में हम अध्ययन कर रहे हैं तत्पुरुष समास में तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास का जो सूत्र है साथियों, दूसरा सूत्र है तृतीय तत्पुरुष समास का दूसरा सूत्र है हमारा पूर्व सदृश, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई। ये सूत्र हमारा है। दूसरा सूत्र है तृतीय तत्पुरुष समास का दूसरा सूत्र है साथियों पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई। इसके पहले वाले सूत्र में हमने अध्ययन किया जो सूत्र था कर्तिकरणे कृता बहुलम। अब ये दूसरा सूत्र कह रहा है पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई शब्द, यानी पूर्व सादृश शब्द समान और समानार्थ का मतलब होता है इनके समान अर्थ। इनके समान पूर्व शब्द, सादृश शब्द, कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द और सलक्षण शब्द और इनके समान अर्थ, इनके समान अर्थ रखने वाले जो जो शब्द आएंगे उनमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा। पहले हम सूत्र का अर्थ अच्छे से अगर समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा
हमें याद हो जाएगी और हम जो है आसानी से तृतीय तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होगा साथियों, उसको हम आसानी से पहचान लेंगे। तो ये सूत्र ही हमारा कह रहा है पूर्व शब्द, सादृश शब्द, कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द और सलक्षण शब्द समानार्थ का मतलब है इन शब्दों के समान और अर्थ रखने वाले जितने शब्द आएंगे उन सब में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्व, सादृश्य, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण और इनके समान जो समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ रखने वाले जितने शब्द हैं, उनका उदाहरण हमारे पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है। तो जो जो उदाहरण हमारी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में है, हम उसी का अध्ययन आइए चलते करते हैं कि कहाँ कहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो इन्होंने दिया है, जो हमारा पहला उदाहरण है मास पूर्वः। मास पूर्वः, मास पूर्वः में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। हम कैसे समझेंगे कि मास पूर्वः में तृतीय तत्पुरुष समास है साथियों? तो मास पूर्वः में हम ये देखेंगे कि पूर्व शब्द आया है, पूर्व शब्द आया है इसके पहले। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास में जितने शब्द आए थे, श्रित, अतित, पतित, गति, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तृतीय तत्पुरुष समास में ये सूत्र हमारा कह रहा है कि पूर्व शब्द, सादृश शब्द, कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द और सलक्षण शब्द तथा इनके समानार्थक जितने शब्द हैं वो शब्द जहाँ जहाँ आएंगे उनमें कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो इस सूत्र को हमें याद करना है, इन जितने शब्द हैं इन सभी शब्दों को हमें याद करना है और ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे साथियों वहाँ हम आप आंख बंद करके तृतीय तत्पुरुष समास मार देंगे। तो यहाँ पहले हम देखेंगे मास पूर्वः, उदाहरण इन्होंने दिया है। तो मास पूर्वः में तृतीय तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पहला शब्द पूर्व आया है। तो पूर्व आया है तो इससे हम पहचान गए कि कौन सा समास है? मास पूर्वः है और तृतीय तत्पुरुष समास है। और इसका जो विग्रह वाक्य होगा, इसका विग्रह वाक्य होगा साथियों मास पूर्वः का। मास, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष समास में हमने अभी बताया है कि तृतीय तत्पुरुष समास का जो प्रथम शब्द होता है वह तृतीय विभक्ति में होता है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो मास पूर्वः का जो प्रथम शब्द मास है उसको किस विभक्ति में कर देंगे? तृतीया में कर देंगे सीधे। तो तृतीया के एक वचन में हो जाएगा मासेन, मासेन और पूर्वः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। ये हमारा समासिक पद कहिए या समस्त पद कहिए, दोनों एक ही बात है। चाहे समासिक पद कहिए या समस्त पद कहिए। समस्त पद क्या है? मास पूर्वः है और मास पूर्वः का विग्रह वाक्य होगा मासेन पूर्वः। मासेन पूर्वः इसका विग्रह वाक्य हो गया और इसमें समास कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका समस्त पद बना मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, क्योंकि इसमें सुप विभक्तियों का हमने समास में बताया था कि समास का जब समस्त पद बनता है तो उसका जो इसमें जो विभक्ति लगी रहती है उसका लोप हो जाता है। जब विभक्ति का मासेन में तृतीय विभक्ति है टा और सु का जब लोप हो गया तो मास और पूर्व शब्द बना तो मास पूर्व हो जाएगा और सु विभक्ति का सु का आगम होकर मास पूर्व शब्द बन जाएगा। तो हमें इतना सब अलौकिक लौकिक विग्रह नहीं जानना है, इतने सारे जो है सूत्र के जो नियम है कैसे कैसे इसमें समास हो रहा है, बस इतना जानिए कि समास बनाते समय समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो इसमें जैसे अपने बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है साथियों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जैसे इसमें दिया है हम उसको वैसे वैसे अध्ययन करते चलेंगे। तो आ गया कि मास पूर्वः में समास बताइए। तो मास पूर्वः में तृतीय तत्पुरुष समास है, हम कैसे पहचानेंगे साथियों? तो हमें ये सूत्र याद करना होगा कि पूर्व, सादृश, समानार्थ, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण शब्द तथा इनके समान अर्थ रखने वाले जो जो शब्द आएंगे उन सब में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और जब तृतीय तत्पुरुष समास होगा तो तृतीय तत्पुरुष समास का प्रथम पद जो है तृतीय विभक्ति में होता है। तो जब हम विग्रह बनाएंगे तो मास का प्रथम पद जो मास है इसको हम तृतीय में कर देंगे तो मासेन हो जाएगा और पूर्वः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। और सादृश्य है, दूसरा शब्द हमारा सादृश्य है। अब सादृश्य में क्या है?
सादृश का उदाहरण इन्होंने दिया है मातृसादृशा। मातृसादृशा दिया है। मातृसादृशा में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है साथियों, क्योंकि यहाँ सादृश शब्द आ गया है। तो पूर्व सादृश, यहाँ पूर्व पहला पद, सादृश दूसरा पद, तो यहाँ दूसरा पद सादृश आया है। अब दूसरा पद सादृश है तो सादृश से हम पहचान जाएंगे कि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में होता है। तो मातृ का प्रथम पद है, इसको हम तृतीया में करेंगे तो मात्रा हो जाएगा। मात्रा और सादृशा, मात्रा सादृशा। मात्रा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया का एक वचन है। मात्रा सादृशा, मातृसादृशा हो गया। तो मातृसादृशा में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह वाक्य होगा मात्रा सादृशा। अगला उदाहरण है कलह। कलह का उदाहरण दिया है इन्होंने। कलह में दिया है मातृसादृश सम, सम शब्द है। सम का इन्होंने उदाहरण दिया है पितृसमः। पितृसमः, पितृसमः का, क्योंकि पितृ में पितृ प्रथम शब्द है और समः दूसरा शब्द है, तो ये जो तीसरे नंबर का है सम शब्द, सम के अर्थ में भी अगर सम आता है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ समः शब्द आया है। और किसके समः? पितृसमः। तो पितृसमः में तृतीय तत्पुरुष समास है। जब हम इसका विग्रह वाक्य बनाएंगे साथियों तो प्रथम शब्द जो पितृ है वो तृतीया के एक वचन में क्या हो जाएगा? पित्रा हो जाएगा। पित्रा समः, पित्रा समः। पित्रा समः में सु आज विभक्तियों का लोप होकर के पितृसमः बन जाएगा। समस्त पद हमारा क्या बना? पितृसमः। और उसके बाद है कलह शब्द। कलह शब्द में क्या है? पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणी। और दिया है सम अनर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणी। और उसके बाद अगला उदाहरण इन्होंने दिया है ऊन शब्द। धान्य ऊनम, ऊन शब्द। ऊन शब्द के साथ भी कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जो इसका उदाहरण क्या है? धान्योनम, धान्योनम। ऊन शब्द, ऊन का मतलब होता है कम। धान्य ऊनम, धान्य इसमें प्रथम शब्द है और ऊन दूसरा शब्द है। धान और ऊन मिलके आ और ऊ का ओ होके धान्योनम बना है। यहाँ गुण संधि हो गई है। तो धान्योनम का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धान्येन, धान्येन ऊनम होगा। धान्येन ऊनम, धान्येन ऊनम। धान्येन में कौन सा पद है? ये तृतीया है। तृतीया का एक वचन है, क्योंकि तृतीया तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में होता है। तो ये तृतीया का एक वचन है। और ऊनम, धान्येन ऊनम में सु आदि विभक्तियों का जब लोप हो गया तो धान्य ऊनम बना। फिर धान्य ऊनम जब शब्द हमारा बना विभक्तियों का लोप हो करके, तो धान्य ऊनम में हम क्या हो गया है? संधि हो गई है। धान्य ऊनम में क्या हो गया? आ, धान्य का आ और ऊ मिलके यहाँ गुण संधि ओ हो गया और हमारा ये शब्द बन गया है धान्योनम। कौन सा शब्द बन गया है? धान्योनम। तो धान्योनम में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। और ऊन, इसी ऊन का अर्थ ही कम होता है। ऊन का अर्थ क्या होता है? ऊन माने होता है कम। ऊन का क्या अर्थ होता है? कम होता है। और इसी ऊन का एक समान अर्थ रखने वाला शब्द इन्होंने एक उदाहरण दिया है। समानार्थक शब्द विकल्प, विकल्प से कहिए या इसी के समान अर्थ रखने वाला एक और है, जैसे धान्य विकलम। धान्य विकलम, धान्य विकलम में भी कौन सा समास है?
तृतीया तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? धान्य प्रथम पद है, विकलम द्वितीय पद है, तो तृतीया तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में होता है तो धान्येन हो जाएगा और विकलम धान्येन विक्लवम हो जाएगा। विकलम धान्येन विकलम, धान्य विकलम। तो धान्य विकलम में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है, क्योंकि ऊन का मतलब कम होता है और विकल का अर्थ भी कम होता है। विकल का अर्थ भी क्या होता है? कम। तो ऊन मतलब कम, विकल मतलब कम, तो ये समानार्थक शब्द हो गए। और जब ये समानार्थक शब्द हो गए तो इनके समान यानी ऊन का समान अर्थ रखने वाला एक विकलम शब्द भी है, इसलिए धान्योनम में तृतीय तत्पुरुष समास है तो धान्य विकलवम में भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण हमने इस किताब में दिया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के, हमको उसी तरह से हाँ ये समस्त उदाहरण को हमें याद करना है कि पूर्व सादृश सम नार्थ कलह निपुण मिश्र और सलक्षण शब्द, यानी पूर्व शब्द आए, सादृश शब्द आए, सम आए, कलह निपुण मिश्र सलक्षण तथा इनके समानार्थक जो जो शब्द आएंगे सब में कौन सा समास हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो पूर्व शब्द आया तो मास पूर्व में मासेन पूर्व, सादृश शब्द आया तो मातृ सादृशा में मात्रा सादृशा, पितृ समाह तो पित्रा समाह, धान्य ऊनम में धान्येन ऊनम और धान्य विकलवम में धान्येन विकलम, क्योंकि ऊन का अर्थ कम होता है और विकल का अर्थ भी कम होता है, इसलिए धान्य ऊनम धान्य विकलवम में कौन सा समास हो गया? तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अब और उदाहरण है इसमें कलह का। कलह का इन्होंने दिया है वाक कलह। अगला उदाहरण इनका है वाक कलह। अगला उदाहरण क्या है? वाक कलह। वाक कलह का क्या हो जाएगा? वाक कलह का हो जाएगा वाचा कलह। वाक कलह का उदाहरण विग्रह वाक्य क्या होगा? वाचा कलह। वाचा में भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। वाचा में भी तृतीया का एक वचन है, वाचा में तृतीया विभक्ति लगी है और कलह शब्द है तो वाचा कलह वाक कलह हो जाएगा। ये विग्रह वाक्य है। वाचा कलह वाक कलह हो जाएगा। वाणी के द्वारा कलह करना, झगड़ा करना, वाणी से कलह करना, तो वाक कलह में कौन सा समास हो गया? तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, जिसका विग्रह होगा वाचः कलह। और इसी कलह का समानार्थक शब्द है, इसी कलह का समानार्थक एक शब्द और है, यानी समान अर्थ, कलह का समान अर्थ एक और है वाग युद्धम। वाग युद्धम। वाग युद्धम में भी वाग युद्धम में कौन सा समास हो गया? वाग युद्धम में वाग युद्धम यानी वाक माने भी वाणी और वाग माने भी, वाक युद्धम या वाग युद्धम, वाचा वाग युद्धम वाचा युद्धम हो जाएगा इसका भी विग्रह वाक्य, क्योंकि वाचा तृतीया का एक वचन है तो वाचा युद्धम वाग युद्धम, यानी कलह का समान अर्थ रखने वाला युद्ध शब्द आया है, यानी वाणी से कलह और वाणी से युद्ध है, तो दोनों समानार्थक शब्द हैं। तो ये सूत्र कह भी रहा है कि इनके समान अर्थ रखने वाले जो जो शब्द आएंगे सब में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो वाग कलह में तृतीय तत्पुरुष समास है और वाग युद्धम में तृतीय तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा वाग कलह का वाचा कलह और वाग युद्धम का वाचा युद्धम। और फिर उसके बाद अगला उदाहरण है निपुण का, जैसे आचार निपुणः। आचार निपुणः में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि आचार प्रथम शब्द है, निपुणः द्वितीय शब्द है, तो तृतीय तत्पुरुष समास का प्रथम पद तृतीय में होगा तो तृतीय में हो जाएगा, तो इसका विग्रह वाक्य तृतीय विभक्ति के एक वचन में होगा आचारेण आचारेण निपुणः।
आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। और उसी तरह से एक अगला है, इस निपुण के समान अर्थ रखने वाला एक शब्द है कुशल। कुशल तो जब आचार निपुणः में तृतीय तत्पुरुष समास है तो आचार कुशलः में भी तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। आचार कुशलः में कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा साथियों, क्योंकि निपुण और कुशल शब्द समान अर्थ रखने वाले हैं, इसलिए आचार निपुणः में तृतीय तत्पुरुष समास और आचार कुशलः में भी तृतीय तत्पुरुष समास और आचार कुशलः का भी विग्रह वाक्य तृतीय में हो जाएगा तो आचारेण कुशलः हो जाएगा। आचारेण कुशलः, आचार कुशलः, आचारेण कुशलः, आचार कुशलः, आचार निपुणः, आचारेण निपुणः में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। अब अगला है मिश्र शब्द, तो इसमें उदाहरण दिया है इन्होंने गुण, गुण मिश्रः, गुण मिश्रः, गुण से गुण मिला हुआ, तो गुण मिश्रः मिश्र शब्द आया है तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। अब ये दो पद हैं गुण मिश्रः में, तो प्रथम पद में तृतीय हो जाएगा तो गुणेन हो जाएगा, गुणेन हो गया। और मिश्रः, गुणेन मिश्रः, गुण मिश्रः तृतीय तत्पुरुष। और इसी का मिश्र का समान अर्थ रखने वाला दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है गुण युक्तम। गुण युक्तम में भी तृतीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि मिश्र और युक्त दोनों समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, इसलिए इसका विग्रह भी वही होगा गुणेन युक्तम। गुण युक्त, गुणेन युक्तम, गुण युक्तम का हो जाएगा क्या? गुणेन युक्तम, गुण युक्तम। गुणेन युक्तम में भी कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। गुणेन युक्तम विग्रह वाक्य है जिसका समस्त पद बन जाएगा गुण युक्तम। क्या होगा? गुण युक्तम। गुण युक्तम में कौन सा समास हो गया? तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला उदाहरण है सलक्षण शब्द, तो घर्षण सलक्षण, इन्होंने उदाहरण दिया है घर्षण सलक्षण, घर्षण सलक्षण। घर्षण सलक्षण में तृतीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि सलक्षण शब्द जहां आ गया वहां तृतीय होगा, तो इसका विग्रह वाक्य हम सीधे तृतीय में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा घर्षणेन, घर्षणेन सलक्षणम, घर्षणेन सलक्षणम, घर्षण सलक्षणम। और सलक्षण का ही समानार्थक शब्द एक और दिया है इन्होंने, घर्षण सलक्षण, और एक है कुट्टन, कि कुट्टन सलक्षण। क्या दिया इन्होंने? कुट्टन सलक्षण, कुट्टन सलक्षण। घर्षण सलक्षण और कुट्टन सलक्षण में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है, और जिसका विग्रह वाक्य होगा कुट्टनेन, कुट्टनेन सलक्षण, कुट्टनेन सलक्षणम, कुट्टन सलक्षण। यानी ये पूर्व शब्द, सादृश शब्द, सम शब्द, ऊन शब्द, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण शब्द जहां आएंगे वहां तृतीय तत्पुरुष समास तो होगा, लेकिन कह रहा समानार्थ, इनके समान अर्थ रखने वाले शब्द भी जहां जहां आएंगे वहां तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो हमें इसके समान जो जो उदाहरण इन्होंने दिया है बस हमें उसी उदाहरण को याद करना है। ऐसा नहीं है बहुत सारे समान अर्थ रखने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, तो बहुत सारे शब्द का उदाहरण भी जहां आएगा वहां तृतीय हो जाएगा। तृतीय तो होगा, लेकिन हमारी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो जो उदाहरण जिसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का उन्होंने दिया है, बस हमें उन्हीं उदाहरणों को याद करना है और हमें अपने दिमाग को ज़्यादा इधर उधर नहीं लेके जाना है। तो इन्होंने दिया मास पूर्वः, मासेन पूर्वः विग्रह वाक्य हो गया, मातृसादृशः, मात्रा सादृशः विग्रह वाक्य, पितृसमः, पित्रा समः हो गया विग्रह वाक्य, धान्योनम, धानेन ऊनम। अब ऊन का अर्थ कम होता है तो ऊन का अर्थ कम में इन्हें एक और शब्द मिला विक्लव,
विकलम वाले में भी कम अर्थ होता है विकलम का, तो इन्होंने इसका 2 उदाहरण दे दिया। धान्य ओनम, धान्य विकलम। धान्य ओनम में भी तृतीय तत्पुरुष समास, धान्य विकलम में भी तृतीय तत्पुरुष समास, क्योंकि ऊन और विकल शब्द समान अर्थ दे रहे हैं, इनका मतलब कम होता है, तो इनमें भी तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। वाक कलह, वाचा कलह। वाक कलह शब्द अब यहाँ आ गया, कलह शब्द आया है तो तृतीय तत्पुरुष समास है, और उदाहरण इन्होंने दिया वाक कलह, तो वाक कलह में तृतीय तत्पुरुष समास है, और जब हम इसका विग्रह वाक करेंगे तो वाचः कलह, तृतीया के एक वचन में वाचा हो जाएगा। फिर कलह के समानार्थक शब्द युद्ध होता है, तो युद्ध का भी इन्होंने उदाहरण दे दिया वाग युद्धम। वाग युद्धम में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है, जिसका विग्रह वाक्य होगा वाचा युद्धम। फिर अगला दिया है निपुण शब्द का आचार निपुण। निपुण शब्द आया है तो इसमें तृतीया होगा और इसका विग्रह वाक्य तृतीया में हो जाएगा, तो आचारेण निपुण होगा। और निपुण के समान अर्थ रखने वाला एक शब्द इनको और मिला कुशलः, तो आचार कुशलः दे दिया, आचारेण कुशलः, इसमें भी तृतीया हो गया। फिर गुण मिश्रम, मिश्र शब्द आया तो गुण मिश्रम में तृतीया तत्पुरुष होगा, तो विग्रह वाक्य होगा गुणेन मिश्रम। और मिश्र से ही युक्त, युक्त और मिश्र का दोनों समानार्थक शब्द है, इसलिए इन्होंने एक उदाहरण उसी का और दे दिया, गुण मिश्रम गुणेन मिश्रम, गुण युक्तम गुणेन युक्तम। फिर है सलक्षण का उदाहरण इन्होंने दिया, घर्षण सलक्षण, घर्षणेन सलक्षणम, और कुट्टन सलक्षण, कुट्टनेन सलक्षणम। यानी घर्षण और कुट्टन दोनों समानार्थक शब्द हैं, इसलिए इन्होंने इन दोनों को उठा के रखा और ये दोनों उदाहरण इसमें रख दिए। तो तृतीय तत्पुरुष समास में हमें इन उदाहरणों को याद करना है। कितने उदाहरण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उदाहरण हमें इस समास में मिलेंगे। पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षणी तृतीय तत्पुरुष समास का जो दूसरा सूत्र है, इस सूत्र में 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, लेकिन 7 उदाहरण की जगह हमें 13 उदाहरण पढ़ना है। कितने उदाहरण पढ़ना है? 13 उदाहरण पढ़ना है, क्योंकि इसके समान अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ वहाँ भी इन्होंने 2-2 उदाहरण विकल्प से दे दिया है। जैसे धान्य ओनम का धान्यन ऊनम हुआ तो धान्य विकलम का धान्यन विकलम हो गया। वाग कला का वाचा कला तो वाग युद्धम का वागम, क्योंकि ये समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं, इसलिए इसके 2-2 उदाहरण हो करके 13 उदाहरण हमें इस सूत्र में याद करना है। पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र और सलक्षण शब्द जहां आते हैं वहां तृतीय तत्पुरुष समास तो होता है, लेकिन ये सूत्र कह रहा है इसके समान अर्थ रखने वाले और भी जो शब्द हैं वो भी शब्द जब आ जाएंगे तो उसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और कौन कौन शब्द और इसके समान अर्थ रखने वाले हैं उन शब्दों को भी इन्होंने उदाहरण में दे दिया है। तो हमें बस उन शब्दों को याद कर लेना है और आगे बढ़ जाना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। फिर हम साथियों अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा जो है अगला सूत्र है, ये सूत्र तो खत्म हो गया। इस सूत्र के अंतर्गत जितने उदाहरण थे हमने पढ़ लिए। अब अगला सूत्र हमारा है जो वार्तिक है तृतीय तत्पुरुष समास का। तृतीय तत्पुरुष समास का वार्तिक सूत्र है अवर उपसंख्यानम। क्या है? अवरोप उपसंख्यानम, कि अवर शब्द के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कि जैसे इतने शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है, पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण और इनके समान अर्थ रखने वाले जो जो शब्द आएंगे उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा। लेकिन उसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण तो दिया। फिर वार्तिक सूत्र एक है, वही वार्तिक सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वार्तिक है। वार्तिक सूत्र है ये जो इन्होंने दिया है अवरस्य उपसंख्यानम। औरस्य उपसंख्यानम ये वार्तिक है। ये औरस्य उपसंख्यानम कह रहा है कि अवर शब्द की रचना भी पूर्व शब्द के साथ समझना चाहिए।
यानी जैसे इसके पूर्व वाले सूत्र जो हमने अभी पढ़ा, पूर्व सादृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण शब्द में तृतीय तत्पुरुष समास होता है, वैसे इन्होंने एक वार्तिक सूत्र दे दिया अवरस्य उपसंख्यानम कि अवर शब्द के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसका मतलब यही है, इसका अर्थ यही है, जिसमें इन्होंने लिखा है अवर शब्द की रचना भी पूर्व शब्द के साथ समझनी चाहिए। यानी जैसे इसके पहले वाले सूत्र में हमने समास किया है, वैसे अवर शब्द के साथ भी समास होगा। यानी अवर शब्द अगर जहां आ जाता है वहां भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और इसका इन्होंने एक उदाहरण रखा है मासावरः। क्या है? जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने एक उदाहरण रखा मासावरः। मासावरः है, मासावरः। अब कह रहे हैं अवर उपसंख्यानम, अवर शब्द के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो मासावरः में जब हम तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा मासेन अवरः। मासेन अवरः, मासावरः। मासावरः में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा मासेन अवरः। अवरः का अर्थ होता है कम। अवरः का क्या अर्थ होता है? कम। मासेन अवरः कि एक माह छोटा। मासेन मतलब एक माह या एक महीना कम, एक माह कम कहिए या एक माह छोटा, एक माह छोटा। तो अवर का मतलब कम होता है या छोटा होता है। तो मासावरः मासेन अवरः, एक माह छोटा या एक माह कम। तो अवर उपसंख्यानम में एक वार्तिक दिया कि अवर शब्द के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा और इसका एक ही उदाहरण है जो मासावरः है। और मासावरः में तृतीय तत्पुरुष समास है। जब तृतीय तत्पुरुष समास है तो मासावरः का जब हम विग्रह करेंगे साथियों तो हो जाएगा मासेन अवरः, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो हम इसको तृतीय में कर देंगे मासावरः मासेन अवरः। इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा एक माह छोटा। फिर एक और वार्तिक इन्होंने अगली वार्तिक जो दिया है, अगला वार्तिक है अन्येन व्यंजनम। अगला वार्तिक नंबर 2। अगला वार्तिक इन्होंने दिया है अन्येन व्यंजनम। अन्येन व्यंजनम सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक शब्द अन्यवाचक शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। अन्येन व्यंजनम में परिभाषा बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसमें दिया है, पृष्ठ संख्या 244 पे साथियों। अन्येन व्यंजनम सूत्र हमारा कह रहा है कि संस्कार करने वाले द्रव्य के वाचक शब्द अन्य वाचक शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। अन्येन व्यंजनम कह रहा है संस्कार करने वाले अन्यवाचक द्रव्यवाचक शब्द के साथ जब मिलते हैं तो उसमें तृतीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण रखा दध्योदना। कौन सा उदाहरण इन्होंने रखा है? जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है हमारा दध्योदना। दध्योदना में ये हमारा समस्त पद है, दध्योदना समस्त पद दध्योदना है। और दध्योदना का जब हम विग्रह करेंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा दधना, दधना ओदना, दधना ओदना। दधना ओदना का अर्थ है दधी और चावल। दध्योदना में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से है? तो हमें ये याद रखना होगा कि दध्योदना में तृतीय तत्पुरुष समास है और इसका सूत्र है अन्येन व्यंजनम। अन्येन व्यंजनम के अंतर्गत दध्योदना का उदाहरण आया है तो हमें अन्येन व्यंजनम के अंतर्गत ही दध्योदना लिखना है और उपसंख्यानम में नहीं लिखेंगे हम।
हमें किसमें लिखना है? दध्योदना अन्येन व्यंजनम। और उपसंख्यानम का उदाहरण है मासावरः, मासेनवरः। दध्योदना में संस्कार करने वाले अन्यवाचक शब्द जब द्रव्यवाचक शब्द के साथ मिलते हैं तो उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे दही और चावल, दही और चावल जो है संस्कार करने वाले शब्द हैं कि द्रव्यवाचक शब्द भी है और अन्यवाचक शब्द। अन्य जो है वो संस्कार अक्षत के रूप में प्रयोग होता है। दधी का काम भी शुभ अवसर पर जो है, जब संस्कार हमारे 16 संस्कारों में दधी का प्रयोग होता ही है, वैसे पूजा में भी हमें दधी का प्रयोग होता ही है। तो संस्कारवाचक जो द्रव्य शब्द है हमारा दधी है और अन्यवाचक शब्द हमारा अन्य तो है ही है। ये दोनों शब्द जहाँ मिल जाएंगे वहाँ कौन सा समास हुआ है? तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है। और एक ही उदाहरण इन्हें मिला, दध्योदना। बस दध्योदना में इन्होंने कहा कि तृतीय तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इन्होंने एक वार्तिक इन्होंने लिख दिया अन्येन व्यंजनम, यानी संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक शब्द अन्यवाचक शब्द के साथ या अन्यवाचक शब्द द्रव्यवाचक शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण रखा दध्योदना, तो दध्योदना का विग्रह वाक्य होगा दधनः ओदनः, दही और चावल। तो दधनः ओदना में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। यह विग्रह किस समास का है? तृतीय तत्पुरुष समास का दध्योदनः का है, दध्योदनः का है। किस सूत्र में आया है? अन्येन व्यंजनम में। तो साथियों, हम जिस समास के सूत्र को जिस समास के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और उस सूत्र में जो जो उदाहरण है हम उसी उदाहरण को उसी सूत्र के अंतर्गत याद करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है हम सूत्र को याद कर लें, सूत्र को समझ लें, उसकी परिभाषा याद कर लें। जितने शब्द जिस सूत्र में आए हैं उन सूत्रों में हमारा वही समास होगा। तो और वार्तिक सूत्र जो वार्तिक आया है उस वार्तिक को याद करके उसके अंतर्गत जो उदाहरण है हमें उन्हीं उदाहरणों को केवल पढ़ के आगे बढ़ना है बस। तो जैसे मासावरः आया है, मासावरः किस सूत्र के अंतर्गत आया है? अवरोप संख्यानम में। और मासावरः में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। दध्योदना में तृतीय तत्पुरुष समास है। दध्योदना का विग्रह वाक्य क्या होगा? दधना ओदना। और किस सूत्र में आया है? किस सूत्र के अंतर्गत? दध्योदना, तो अन्येन व्यंजनम में। तो ये रहा आज की क्लास हमारी। तृतीय तत्पुरुष समास आज हमारा समाप्त हुआ साथियों। फिर हम आपको अगली क्लास में चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे हम सब। तो आज की क्लास साथियों में ही खत्म कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।